हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज शुदा पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमारी ज्योग्राफी का भी पार्ट 1 आया था। ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ऐसे ही सबके अलग अलग पार्ट्स आएंगे, पूरी सीरीज़ है। तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर आपको फर्दर वीडियोज़ के बारे में से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 इसका शुरू कर लेते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले हम कर लेते हैं अपनी क्लास शुरू। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके कोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, फर्स्ट ही टॉपिक है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के कौन से विद्वान द्वारा किया गया था पहली बार? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड टॉयम्बी। ठीक है, अर्नोल्ड टॉयम्बी। अब इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था एक बुक में जो इनके द्वारा लिखी गई थी और इसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, आपको पता ही है इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ही ये होता है जब जो हाथ द्वारा काम किया जाता था, मतलब पहले छोटे लेवल पर काम किया जाता था, प्रोडक्शन कम हुआ करता था, लेकिन फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जो है साइंस ने प्रोग्रेस की और यहाँ पर मशीन्स बनने लगी। ठीक है, मशीनों का फिर प्रयोग ज़्यादा होने लगा, तो उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे फिर प्रोडक्शन शुरू होने लगा चीज़ों का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, नए नए प्रयोग हुए थे, नए नए आविष्कार हुए थे, इन्वेंशंस हुए थे, जिनमें आप कह सकते हैं आपका स्टीम से रिलेटेड, भाप से रिलेटेड, इसके अलावा बहुत तरीके के मशीन्स बनी थी, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था और इसका सबसे पहले जो वर्ड का यूज़ है वो किसने किया था? अर्नोल्ड टॉयम्बी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था, यानी आपकी जो सिलाई मशीन होती है वो बनाई थी। अब आपको ये बताना है कि कौन सी ईस्वी में, कौन से ईयर में इसको बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1825, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आपके पास एक चैप्टर है आपके सिलेबस में जिसमें कि आपके ये सारे आविष्कार आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 4 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा। ठीक है, प्रथम अब्राहम डर्बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में सबसे पहले हुई थी? अगर आपने अभी मुझे सुना है अच्छे से तो आप इसका आंसर इजीली दे ही पाएंगे। तो ये हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है। इटली में क्रांति लाने का षड्यंत्र किसने रचा? यानी इटली में क्रांति लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उनमें एक नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आप बताइए वो नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसेपे मैज़िनी। ठीक है, गैसेपे मैज़िनी इसका आंसर रहेगा। और इससे रिलेटेड मैं बता दूँ, ये तो पता ही इटली से रिलेटेड थे और इटली के लिए काफ़ी काम किया। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यंग इटली, इसके अलावा यंग यूरोप जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बनाए थे और इनकी जो राष्ट्रवाद से रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज़ थी ये होती रहती थी और बहुत बार इनको यहाँ से इधर उधर जाना भी पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूरोप में नए राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के विकास हुए? ठीक है, यानी जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं, चैप्टर में हमने यूरोप के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर कैसे चेंजेस आ रहे थे, तो ऐसे में बात करी यहाँ पर कि यूरोप में नए राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप नई नई जो है वो विचारधाराओं का उदय हो रहा था, है ना। और ऐसे में किस प्रकार के विकास वहाँ पर देखने को मिले? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरीके के विकास देखने को मिले। एक टाइम आया था जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी शुरू हुई और फिर नए शहर बसने लगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे काम की तलाश में, तो नए नए शहर भी बसे। इसके अलावा रेलवे का विकास हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे और इसी के चलते, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो फिर आपका जो व्यापार है वो भी बढ़िया ही होगा, तो रेलवे का विस्तार भी इसी टाइम में हुआ था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, धातु कर्म में
क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे, बताइए। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी। ठीक है, अब्राहम डर्बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कारक ने रूस में निरंकुश शासन को अलोकप्रिय बना दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक था, यानी वो कौन सा कॉज था, कौन सा रीजन था जिसकी वजह से रूस में निरंकुश शासन जो है वो अब बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं रहा था। वैसे निरंकुश शासन किसको अच्छा लगता है, इसमें क्या होता है कि राजा जो है उसने जो बोल दिया वही सही है, वो न्याय के मामले में हो या फिर किसी भी तरीके से वो किसी की सुनने वाला नहीं होता था, तो इसी को बोलते हैं फिर निरंकुश शासन। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए क्या है यहाँ पर, यह है ज़रीना अलेक्जेंडर की जर्मन उत्पत्ति, और ऑप्शन नंबर बी है भिक्षु रासपुतिन जैसे गरीब सलाहकार। जो कि ऐसा होता है ना कि कोई एक स्टेट या फिर कोई भी एक कह सकते हैं किंगडम बोल सकते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस किंगडम का भला नहीं चाहते, तो वो अंदर के ही लोग होते हैं जो भला नहीं चाहते, और उसकी वजह से जो किंगडम है, जो कह सकते हैं कि जो पूरा एम्पायर है, साम्राज्य है, वो बर्बाद होने के कगार पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है वो किसने लिखी है। ये बुक का नाम आपको याद रखना ही रखना है। अगर इसका नाम आपने नहीं बताया, ठीक, इसका मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि टीजीटी एसएसटी में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद, अगर अभी तक याद नहीं है तो इसको ऐसे याद कर लो कि कभी नहीं भूलना है। एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है वो किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। ओलंप दे गोस जा, सीरियस मत हो जाना कि आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। ठीक है, आपका स्लिप हो जाता है माइंड से, पर ये कि इस तरीके की जो बुक है जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना है बिल्कुल। ओलंप दे गोस कौन थी, तो इसका आंसर बताइए क्या है। ये थी एक चित्रकार महिला। आपको पता है कि रेवोल्यूशन के टाइम पे भी क्या है, महिलाओं का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। और यहाँ पर तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें नागरिकों का, और इसमें भी मेनली जो पुरुष थे उसका नाम भी ये रखा गया था, पुरुष घोषणा पत्र, कुछ ऐसे करके नाम था। तो उसमें मेनली जो अधिकार थे पुरुषों को ही दिए गए थे। तो यहाँ पर जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई थी इस बात पर। एंगर उनका जो है वो हाई लेवल पे आ गया था कि ऐसा है कि हमें तो कोई भी राइट नहीं दिया गया। तो फिर महिलाओं ने भी अपने अपने खुद के क्लब्स बनाने शुरू करे। तो ऐसे ही यहाँ पर आएगा एक, नहीं इसका सी नहीं जाएगा, इसका जाएगा ए, क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, ओलंप दे गोस कौन थी, ये थी एक क्रांतिकारी महिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्रांतिकारी महिला थी। तो उस वक्त जो ये सब जो भी कुछ चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पर महिलाएं भी जो हैं वो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। तो उनमें से एक थी ओलंप दे गोस, जिसने अपना खुद का ही एक, जैसे पुरुष घोषणा पत्र आया था अधिकारों का, वैसा ही इसने एक बना के दिया था एक महिलाओं के नाम का घोषणा पत्र। ठीक है, कि और उसके अंदर सारी डिमांड रखी थी कि जो महिलाएं हैं उनको किस किस चीज़ की आज़ादी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, तो इसका आंसर नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 12, आप कैसे कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। आप कैसे कह सकते हैं कि उदारवादी जो थे वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, जिसमें सभी को राइट टू वोट दिया जाए, जिसमें कि फीमेल भी शामिल हैं, और इसके अलावा वो मेल भी शामिल हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी प्रॉपर्टी होल्डर्स जो मेल नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ऐसी बात की जाती थी कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, या फिर एक पर्टिकुलर एक डिसीजन, मतलब कह सकते हैं कि एक लिमिट किया हुआ था कि इतनी प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए अगर राइट टू वोट होना मतलब चाहिए तो कुछ ऐसा था। तो ये जो थे उदारवादी, ये लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन्होंने सबके इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कही। दूसरा है, इनका मानना था कि केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया ही दिया आपको। और महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए भी इन्होंने कुछ खास ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। जबकि एक उदारवादी जो सरकार होती है उसमें महिलाओं को भी, फीमेल को भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जदीदवादी रूसी साम्राज्य के भीतर कौन थे, यानी जदीदवादी कौन थे रूसी साम्राज्य में। ठीक है, इनका क्या रोल था। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम सुधारक। ठीक है, मुस्लिम सुधारक। और ये मेनली जब रेवोल्यूशन हुआ था तो रेवोल्यूशन में उन्होंने रशिया में किस चीज़ की बात की थी, मॉडर्न इस्लाम, यानी आधुनिक इस्लाम की इन्होंने बात की थी।
और इसके अलावा कह सकते हैं कि उन्होंने जो उदारवादी थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट किया था इस चीज़ को लेकर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और जब क्रांति हुई तो उस वक्त भी इन्होंने सबका सपोर्ट किया, क्योंकि ये चाहते थे कि कुछ सुधार होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में कुछ सुधार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूस में ज़ारवादी पतन वर्ष कब है, यानी रूस में ज़ारशाही का पतन कब हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में, ठीक है, 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़ारीना अलेक्जेंड्रा कौन थी, या फिर कौन से मूल की थी, जर्मन मूल की थी, फ्रांसीसी, रूसी, डच, क्या थी। तो इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, जर्मन मूल से थी, ठीक है। इसी वजह से लोग जो थे वो ज़्यादा गुस्से में भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दमन के उपरांत तात्या टोपे जो थे उनके साथ क्या घटा, ठीक है। और मैं ये रशिया के बारे में जब बात हुई है तो यहाँ पर राजशाही का पतन हुआ था, किसका पतन हुआ था, बेसिकली निकोलस द्वितीय, ठीक है। चलिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में सभी को पता ही है और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस विद्रोह के दमन के उपरांत तात्या टोपे जो थे उनके साथ क्या घटना घटित हुई, भारत से निर्वासित कर दिया गया, युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई, या फिर उनके साथी ने उनके साथ विश्वासघात किया था, या कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनकी भी जो मृत्यु है उसका एक रहस्य ही बना हुआ था, वह अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और फांसी पर उनको लटका दिया गया। ये आंसर जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और इनका जो असली नाम था, वास्तविक नाम कह सकते हैं आप, ये था इनका रामचंद्र पांडुरंग टोपे, ठीक है। इसके अलावा 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन सी जगह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पर है जीनत महल की अगर हम बात करें, जीनत महल दिल्ली से, इसके अलावा अजीमुल्ला कानपुर, कुंवर सिंह आरा जो कि बिहार में है, इसके अलावा खान बहादुर खान बरेली से, इनका योगदान रहा 1857 के विद्रोह में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 का जो विद्रोह था उसके दौरान लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे, यानी लखनऊ से कौन लड़ा था इस युद्ध को मेनली। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसानों का कम्यून किसे कहा जाता था, किसानों का कम्यून किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, मीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, और ये कम्प्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप आपका जो सिलेबस है कम्प्लीटली उस सिलेबस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो नेता है वो 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ौत से जुड़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, बाबा शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला, तांत्या टोपे, या फिर वीर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा शाहमल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया था। रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन ने किया था। और बोल्शेविक और मेंशेविक दो ग्रुप थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब खत्म हुई, यानी स्लेवरी जो थी, यानी जो क्या कह सकते हैं आप इसको, बंधुआ मजदूर की तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर जो गुलाम रखने की प्रथा थी, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। स्लेवरी जो है, दास्ता जो है, गुलाम रखने की जो प्रथा थी, क्योंकि काफ़ी फेमस प्रथा थी उस वक्त, तो ये खत्म कर दी गई थी। कब खत्म कर दी गई ये पूछा गया आपसे, तो ये खत्म की गई थी 1848 में। और इसके लिए भी कभी तो ये लाई गई, कभी इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, फिर वापस आ गई ये प्रथा, फिर खत्म कर दिया गया, लेकिन फाइनली 1848 में इसको फाइनली बिल्कुल खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में अधिकांश रूसी लोग जो है वो किस काम से जुड़े हुए थे, या कौन सा काम करते थे, मेनली उनका क्या काम था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो खेती का काम करते थे, ज़्यादातर ज़मीन लोगों के पास खेती करने के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, तो 22 का आंसर है कृषि यानी खेती करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फ्रांस में द्वितीय स्टेट्स के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर अगर आपको स्टेट वाला मामला आपको याद होगा तो तीनों स्टेट में सबसे पहले तो आपका पादरी वर्ग था, दूसरे में आपका कौन सा, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेट में आया कुलीन वर्ग यानी अमीर लोग, और थर्ड जो स्टेट में थे आपके, इसमें सारे के सारे मध्य वर्ग इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड स्टेट में। और जो टैक्सेस लगाए गए थे जितने भी, जो कि मेन वजह थी फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने के लिए, वो यही थी कि इस थर्ड स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स थोप दिया गया था, हर चीज़ के लिए टैक्स इनको देना पड़ रहा था। और एक तो अलग से टैक्स देना है, दूसरी बात है इन दोनों को भी टैक्स देना है, तो अलग अलग तरीके के टैक्स सिस्टम थे यहाँ पर। तो फ्रांस के द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग जो थे उनको कहा जाता था कुलीन वर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1789 में फ्रांस में क्या हुई? क्रांति हुई। ये किसके शासनकाल में हुई ये बताना है आपको, तो इसका आंसर जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, लुई 16। ठीक है, लुई 16। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? लुई 16 ने, नेपोलियन ने, रॉबेस्पियर ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो जाएगा करेक्ट वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबेस्पियर ने। ठीक है, रॉबेस्पियर एक पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू ये क्या करता था, लोगों को मरवा दिया करता था। तो वही बात है, पहले तो लोगों का विश्वास जीता जाता था कि हाँ भाई, लोगों से कहा जाता था हम तुम्हारे साथ हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे। लेकिन जब सब अपने कंट्रोल में आ जाती थी, पूरी की पूरी राजनीति जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, उसके बाद क्या किया जाता था, अपने तरीके से निरंकुश शासन सभी शुरू कर देते थे। पहले सब लोकतंत्र बोलते थे, बाद में सबका निरंकुश तंत्र आ जाता था, है ना। तो यही हुआ था रॉबेस्पियर के साथ, और इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मरवाया, इसलिए इसको आतंक का राज्य कहा जाने लगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैं आपको आज दे रही हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको बताना है कि इसका टाइम बताना है कब से कब तक का था, और अगर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी है तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, मेन कंट्रीज। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।